प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। रावी नाम के एक जातिका की कुंडली लेकर के आया हूं। ये कुंडली गुजरात के सूरत से है। इनके पिता ने इनकी कुंडली भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। यूं हमारे यहाँ बिजली कटी हुई है, आपके यहाँ है देख लीजिए, अगर नहीं है तो काट दीजिए। और इनका जन्म हुआ है। ये सुंदर है, देखने में अच्छी होंगी, पर जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम प्लवंग संवत्सर है। और उसमें जन्मे लोग थोड़े चंचल चित्त वाले होते हैं, अत्याधुनिक होते हैं और बड़े ही चतुराई से अपना काम निकालने वाले होते हैं। थोड़े दुखी भी होते हैं, बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं कई बार। भाद्रपद माह में जन्मे होने से व्यक्ति सुंदर तो देखने में है ही, स्पष्ट है। और दक्षिणायन में जन्मे होने से शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा या कमेगा। तो जब हम इस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं तो दक्षिणायन में जन्मे होने से अशुभ ग्रह मतलब शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बढ़ेगा और साथ ही साथ चंद्रमा का भी प्रभाव बढ़ जाता है। तो इनकी कुंडली जो है वो मकर लग्न की बनी है। और आप जब गौर से देखें तो इनकी कुंडली का जन्म शरद ऋतु को हुआ है। तो शरद ऋतु में जन्म होने से व्यक्ति कई बार दूसरे मतलब जैसे हित मित्र जो होते हैं उसके लिए कई बार तत्पर तुरंत हो जाता है। पर वही जब काम अपना होता है, हालांकि होता थोड़ा स्वार्थी है पर कई बार बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, मतलब दूसरे किसी के काम के लिए तुरंत ही तत्पर है। शनिवार के जन्मे होने से कुंठा का भाव जागृत होता है। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दीजिए, पर एक होता है जैसे कि संतुष्टि का भाव थोड़ा कम होता है। इसको आप जीवन में किसी भी भौतिक दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं, जहां व्यक्ति के जीवन में भौतिकता बहुत ही चरम उत्कर्ष पे है। तो और शनिवार के जन्म होने से अपने लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी होगी और बढ़ानी भी होगी। और मैं जहां तक समझता हूं तो यहाँ पे व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सतत सही तरीके से रेगुलराइजेशन के साथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने वाले बनते हैं और व्यक्ति खुद का काम भी कर सकता है। ये दो चीजें इनकी कुंडली में बनती हैं। आगे बढ़ता हूं। स्वाति नक्षत्र शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से संतान उत्पत्ति में बाधाएं न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। स्वाति नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति सुंदर, बहुमुखी, बहुआयामी और भेदन शक्ति का धारण करने वाला होता है। वो विचारों को बहुत ही जल्दी से और बेझिझक के साथ उपस्थित करता है। अपने मन में उठ रहे भावों को किस तरीके से अभिव्यक्त करना है और आत्मविश्वास से भरा होता है। और इसके बाद इसके पास किसी भी तरीके से व्यक्ति कभी भी हारने वाला नहीं होता। दिमाग लगा करके किसी भी परिस्थिति से जुगाड़ लगा करके किसी भी अवस्था से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। और सबसे अच्छी बात तो मैं कहूंगा कि व्यक्ति शातिर है। आपको कभी किसी के उलझन में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। निस्संदेह आप थोड़े दुखी हो सकते हैं पर आपका कोई लाभ नहीं उठा सकता। इस बात पे आपको ध्यान रखनी चाहिए। ब्रह्म योग में जन्मे हैं आप, ये सबसे अच्छी बात होती है। ब्रह्म योग में जन्मे होने से योग होता है, तो ब्रह्म योग में जन्मे होने से व्यक्ति को बहुत ज्यादा किसी दूसरे से मतलब नहीं होती। वो अपने आप में उलझा हुआ है, अपने आप में लगा हुआ है और अपने आप पे उसका फोकस बढ़ा हुआ है। ऊर्जा का सही तरीके से अगर वो नियमन कर दे तो निश्चित रूप से वो एक बेहतर ही बहुत ही सफल व्यक्तित्व के रूप में समाज में जाना जा सकता है। शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण हमें दाम्पत्य पे थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलेगी। शूद्र वर्ण के होने के कारण कुंडली मिलाना बहुत आवश्यक होगा और कई बार व्यक्ति बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। देवगण के होने के कारण झगड़ालू तो नहीं है, प्रवृत्ति अच्छी है, शुद्ध है, शांत है, कभी किसी दूसरे में दोष नहीं देखता, खुद में समाहित होता है, बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी में नहीं लगा रहता है, ये भी बात है। अपने आप में वो मशगूल है और बहुत ज्यादा दुनिया भर की खबरें नहीं रखता। अपडेट होना उसको आता है पर वो उन सब चीजों में अपने आप को उलझा करके नहीं रखता है। ये इनकी कुंडली का पंचांग है जिसमें दक्षिणायन के सूर्य कई बार कुछ मामलों में ठीक होंगे। जैसे अच्छे किस मामले में होंगे? अच्छे इस मामले में होंगे कि व्यक्ति झगड़ालू नहीं होगा,
अच्छे इस मामले में होंगे कि व्यक्ति अपने आप को सही तरीके से पहचान कर लेता है, अपनी स्थिति को पहचान लेता है। उसको पता है कि उसे कब क्या कौन से काम करने हैं। उसका जो है वो चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है और बिल्कुल ही उदार मना या उदार दृष्टिकोण का होता है। तुरंत ही किसी के दुख को देख करके बिल्कुल ही अंदर तक हिल जाने की बात होती है। अब इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। पंचांग में कमजोरी वाली बात, शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा होंगे। जो जातक को प्राइवेट सेक्टर से नौकरी, प्राइवेट सेक्टर से पैसे लाने वाले बनेंगे। और शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा कई बार व्यक्ति को किसी भी तरीके से, जैसे चंद्रमा यहाँ पे पापक होंगे तो धन का नियमन सही तरीके से न हो, खर्च की अधिकता होती है, समाज में जो स्टेटस मेंटेन करना होता है उसमें व्यक्ति को हर बार धन लगाना पड़ता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए कई बार आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत होती है, ये सब चीजें होती हैं। अब इस कुंडली पे मैं सबसे पहले आपको पंचांग से उठा करके इस कुंडली की सबसे अच्छी बात पे लेके आता हूं। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात ये होगा, मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल अच्छे नहीं होते, पर इस जातक की कुंडली में इसको अपडेट करने वाला और तकनीकी जानकार बना करके अपने करियर को कॉमर्स के क्षेत्र में, धन के नियमन के क्षेत्र में, बाजार के क्षेत्र में, बाजार को समझने वाला, छोटी छोटी बातों को बहुत ही गंभीरता से लेने वाला, अपग्रेड रहने वाला और टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखने वाला, साथ ही साथ व्यक्ति को धन का लेन देन करने वाला और फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट पे फोकस करके किसी भी को सलाह देने वाला, कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान जानकारी रखने वाला, हार्डवेयर और छोटे छोटे मशीन के पार्ट्स के बारे में, जहां बड़ी मशीन और जहां मशीन के कल पुर्जे, इन सब चीजों पे मंथन करने वाला और इन सब क्षेत्रों की भी जानकारी रखने वाला होता है। ये शनि कर्म क्षेत्र के लिए बहुत ही उत्कृष्ट योगदान कराने वाले हो जाएंगे और व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न बना देंगे, जहां व्यक्ति प्रोफेशनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये कुंडली हो सकता है कि मैं एक लेवल पे जाकर के समझाऊं, जहां हो सकता है कि मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें ना बताऊं, क्योंकि कई बार हमें हर एक कुंडली को अलग तरीके से देखने का नजरिया पैदा करना होता है। आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं और मंगल यहाँ बैठे हैं, तो शनि जो है वो जन्म कुंडली में उच्च के, लग्नेश उच्च के हो गए। 7 नंबर की राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं, मतलब उनको एक अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाती है, जहां व्यक्ति के जीवन में अनुशासनहीनता की स्थिति नहीं होती, वो बिल्कुल ही पंक्चुअल होता है, सबको सामान्यतया सबके हित की बात करता है, न्यायप्रिय होता है, न्याय संगत तर्क देता है और बहुत ही ज्यादा पंक्चुअलिटी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। यहाँ से व्यक्ति अपने समाज के प्रत्येक वर्ग को समान संहिता में लाने का प्रयास भरसक करता है और सब पर उसकी दृष्टि होती है। ये मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली में और शनि दोनों विशाखा के बैठे हैं। यहीं पे इनकी चर्चा मैं कर देता हूं कि मंगल और शनि जब विशाखा में बैठेंगे गुरु के नक्षत्र में, तो व्यक्ति के पास अलग तरीके की मोरल वैल्यू देंगे। जहां व्यक्ति मोरालिटी, मतलब वो कभी भी अपने लाभ के लिए किसी को धक्का नहीं दे सकता, इंतजार कर लेता है, पेशेंसफुली वो अपने किसी भी काम में टॉलरेट करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, मतलब स्टैमिना, सहन शक्ति बहुत अच्छी है। आप इस पे काम कर सकते हैं और इस पे काम करके अपने आप को किस तरीके से, जैसे मैनेजमेंट के भी क्षेत्र में कई बार व्यक्ति बहुत आगे चला जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो लोग करते हैं वो वस्तुतः सामने वाले को देख करके उसके हिसाब से अपना जो है वो भाव बदलते हैं और अपना लक्ष्य किस तरीके से सामने वाले को अडॉप्ट करके उसके विचारों को समझते हुए कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, ये मैनेजमेंट वालों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। आपकी कुंडली में ये बात बहुत अच्छी है। दूसरे नंबर पे आर्थिक दृष्टिकोण व्यक्ति का बड़ा ही बृहद होता है। किसी भी बात को आर्थिक तरीके से कैसे समझना है, भौतिकीय दृष्टिकोण से उसको कैसे सफल करना है, ये चीज इस मामले में बहुत आगे है। किसी भी चीज को समझने का बड़ा ही रोचक दायरा होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हर एक चीज उसके लिए। करियर के लिए वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मायने नहीं देता, प्रोफेशनल बहुत ज्यादा है, पेशेवर प्रवृत्ति का होता है और समाज के उत्कृष्ट लोगों में शामिल करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है। आपके पास ये चीजें हैं,
मंगल दशम स्थान में दिग्बली हो जाते हैं। लग्नेश के साथ मंगल और गुरु के नक्षत्र में बैठने से अनुभव, मोरालिटी, अत्याधुनिकता और साथ ही साथ क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें इनके साथ जुड़ेंगी। उसके अतिरिक्त यहाँ पे व्यक्ति में काम की प्रबलता थोड़ी रहती है, वहां पे दुख भी होता है और कई बार व्यक्ति जब कोई चीज नहीं मिलती है तो थोड़े दिन के लिए हो सकता है कि वो डिप्रेस फील करे, पर उतनी ही दुगना ऊर्जा फिर से वापस इकट्ठा करता है और वापस उस काम में लग जाता है। मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताऊ, नाना नानी, इन सब चीजों से व्यक्ति का संबंध बड़ा अच्छा बनता है। उन लोगों से लाभ भी होते हैं, उन लोगों से व्यक्ति के संबंध भी अच्छे होते हैं और दुश्मन को भी कैसे अपने इस्तेमाल में लाने की बात है, ये इसके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से चलती है। भाग्य का लाभ व्यक्ति को मिलता रहेगा, ये दूसरी सबसे अच्छी बात। यहाँ बुध का स्वग्रही होना, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य में बुद्धिमानी के साथ व्यक्ति अपने संपूर्ण विश्व को किस तरीके से एक सिस्टम के रूप में काम कराना है, सामने वाले से कैसे क्या बात कहे तो वो आपके काम को करने के लिए तैयार हो जाए, ये गुण आपके पास बहुत अच्छे तरीके से विद्यमान है। मैं आपको आपके अंदर छिपे गुणों को समझा रहा हूं और वस्तुतः अगर आप इसे पहचान लेंगे तो निसंदेह आपके अंदर ये बहुत ही अच्छी बात है कि अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट करा जाए और कैसे उसको डिलीवर करा जाए। इनपुट लेने के बाद उस पर किस तरीके से आपने काम किया और उसको रिकॉग्नाइज करके उसके जो छोटी छोटी बातें हैं उसको इनकाउंटर करके सामने वाले को आउटपुट दे दिया, ये आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। छोटी मोटी और सूक्ष्म बातों पे विश्लेषण करता है और अन्वेषण करने के बाद एनालिटिकल प्रोसेस में जाकर के व्यक्ति बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना जो है वो एक विचार व्यक्त कर देता है जो सबको बहुत ही जल्दी भा जाता है। व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होता है, वो भाग्य से जुड़ा हुआ है, उसके भाग्य का लाभ, उसके पूर्वजों का लाभ, पिता का लाभ। पिता जो हैं वो तिकड़मी हैं, पिता जो हैं वो कई बार स्वार्थी हो सकते हैं बच्चों के लिए, पिता जो हैं वो कई बार बिल्कुल ही भौतिकीय हो सकते हैं, वो कई बार अपनी अवस्था से छोटे मालूम पड़ते हैं। पिता का सुख व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से भोग लेता है और पिता से संबंध भी अच्छे होते हैं। पिता की आयु भी इस कुंडली में अच्छी देखी जा रही है। यहाँ पे जो अब मैं यहाँ पे चर्चा करी मैंने, यहाँ पे चंद्रमा बैठे होने से भी ये बात तर्कतः सिद्ध होती है। मैंने बात कही थी कि हो सकता है कि मैं ये कुंडली अलग तरीके से बहुत ही छोटे समय में आपको बहुत बड़ी बात कह सकता हूँ। यहाँ मैंने चंद्रमा को छोड़ा था, पर अब उसकी चर्चा अगर कर दूं तो चंद्रमा जो बैठे हैं वो राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र बहुत बेहतर और बड़ा ही सुदृढ़ नक्षत्र होता है जिसमें जन्मे लोग कुछ भी करने के काबिल होते हैं। आप इनको कहीं भी बिठा दो, जैसे आप इनको कला के क्षेत्र में भेज सकते हैं, आप इनको मैनेजमेंट के क्षेत्र में भेज सकते हैं, आप इनको हार्डवेयर के क्षेत्र में भेज सकते हैं, आप इनको कॉमर्स के क्षेत्र में भेज सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? पर व्यक्ति सबसे अधिक बार खुद का काम या खुद की नौकरी करता हुआ देखा जा रहा है। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि लग्नेश उच्च के चंद्रमा के साथ बैठे हैं और वो पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम करेगा क्योंकि लाभ है इसके साथ बैठ रहे हैं। लग्न, लाभ, धन और सप्तम के अधिपति एक साथ दशम में बैठ रहे हैं, साथ ही साथ चतुर्थ के अधिपति, चतुर्थ भाव के अधिपति लग्न के अधिपति के साथ, लाभ भाव के अधिपति धन भाव के अधिपति के साथ, दशम भाव में सप्तम इसके साथ बैठेंगे, धन भाव के अधिपति शनि, सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। व्यक्ति खुद का रोजगार स्थापित करे, किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। लाभ भाव के अधिपति और चतुर्थ के अधिपति दशम भाव में लग्नेश के साथ महाभाग्यशाली योग होने के साथ साथ महाधनी योग और लक्ष्मी संपन्न योग। यहाँ जातक बहुत ही ज्यादा पेशेवर प्रवृत्ति से युक्त होता है और अपने एक एक छोटी से छोटी बात को पकड़ करके उस पर काम करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और जीवन में सफल हो जाता है। ये पहली और दूसरी तीसरी बात है। अब इस पे विचार करते हैं। मैंने यहाँ पे बात करी, यहाँ पे बात करी, ये यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा और कर देता हूँ। राहु चित्रा के बैठे हैं, चोट चपेट की घटनाएं, एक्सीडेंट वगैरह के योग और लगातार छोटी छोटी चीजों पे चोट लगती रहती है, इसका ध्यान देना होगा, विशेषतया शनि राहु की दशा में, मंगल और सूर्य की दशा में भी। बुध उत्तरा फाल्गुनी के ये बुद्धिमान, यशस्वी, गुणकारी, धर्म को अलग दृष्टिकोण से देखना और समझाने पे किसी भी बात को बहुत ही शालीनता से समझ जाना।
दिमाग को आपको कुछ ऐसा अपडेट करना चाहिए, कुछ ऐसा उसमें अगर दिमाग को इस तरीके से काम करा जाए कि किसी भी भाषा को, किसी भी सभ्यता को, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो फ्रांसीसियन हो, चाहे वो रसियन हो, चाहे वो चाइनीज हो, किसी भी सभ्यता को नजदीक से पकड़ करके अगर आप विदेश के साथ जुड़ करके अपना कोई काम करना चाहते हैं, विदेशी भाषा, विदेशी चीजों को कैसे अपने देश में, सभ्यता के लिए बात कर रहा हूं मैं, उस पे कैसे काम करना है, बाहर की चीज को कॉपी करके कैसे अपने देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है और उसको आम जन तक पहुंचाना है अपना बना करके। मतलब बाहर गए, कुछ दिनों के लिए वहां के तौर तरीकों को सोचा, समझा, जाना और यहां आकर के उसको अपना बना करके अपने देश के साथ मैच कर दिया और कुछ नया बना करके आपकी कुंडली में इस बेस पे काम करके आगे बढ़ने की बहुत ही तीखी ललक है। और दरअसल आप इस पे अगर काम करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये विश्वविख्यात होने का योग आपकी कुंडली में लगा है। जहां व्यक्ति विश्व के साथ जुड़ करके, यात्राओं से जुड़ करके, घूम घूम करके लोगों का अनुभव इकट्ठा करके, छोटी छोटी बातों पे बहुत ही शेयरिंग करके, लोगों को समझ करके, सुन करके, उनकी भावनाओं को और उनके अनुभवों को इकट्ठा करके एक बहुत ही बड़ा सदग्रंथ लिख सकता है। ये यहां से बात लागू होती है। कम्युनिकेशन, दरअसल आपकी कुंडली में यहाँ पे केतु बैठे हैं, जो व्यक्ति अंदर तक हलक में हाथ डाल करके और किसी के भी भाव को समझने की शक्ति रखता है, क्योंकि वो बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, जहां व्यक्ति अपनी अवस्था से कई बार बराबर ही दिखता है, अवस्था के बराबर, थोड़ा थुलथुला भी होता है, किसी को गंदी गली और गलत सलाह नहीं देता, अपना वक्त कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहता, अपने मित्र बहुत ही सीमित रखना चाहता है और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेशुमार धन का मालिक होता है। मकर लग्न के लोगों की सबसे बड़ी अच्छी बात यह होती है कि ये बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। आप इनमें कुछ भी गैदरिंग नहीं देख सकते, इनके पास कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बैगेज नहीं होता है। ये बहुत ही सिंप्लिसिटी में और बहुत ही, कई बार तो ये अत्याधुनिक होते हैं, पर इनके कपड़े, इनके रहने का ढंग, इनके चलने का तरीका बिल्कुल ही यूनिक होता है और किसी की कॉपी नहीं होती। आप जब मकर लग्न वालों के बारे में गौर से समझेंगे तो यहाँ पे आपको कई बार ये चीजें देखने को मिल जाएंगी कि बिल्कुल ही व्यक्ति सतह से जुड़ा है और उसके पास चाहे अमरत्व की ही प्राप्ति क्यों ना हो जाए, फिर भी वो कभी भी इसका ढिंढोरा नहीं पीटेगा कि उसे अमरत्व का वरदान मिला है। मतलब कहने का है कि वो संपूर्ण प्राप्त होने के बावजूद भी दो चीजें निकल के आती हैं कि उसको कभी भी उसके संतुष्टि का भाव थोड़ा कम होता है उसके अंदर, और दूसरा वो कभी भी अपने अंदर छुपी भावनाओं को या कभी भी अपने अंदर छुपे जो है वो क्रिएशन को बहुत आसानी से, बहुत सरलता से बता तो सकता है, पर वो बताता नहीं है। एक अलग दार्शनिक गुण लेकर के पैदा होता है जो व्यक्ति को गंभीर बना देता है और गंभीरता से गंभीर काम करने वाला बना देता है। ये बात दिखती है। मैंने इस भाव की चर्चा करी, इस भाव की चर्चा करी, अब आपको सप्तम भाव पे लेके आता हूं। सप्तम भाव में गुरु 15 डिग्री के और शुक्र 28 डिग्री के। यहां मंगल 26, शनि 25, चंद्रमा ठीक थे इन दोनों के मुकाबले। चंद्रमा के पास बल, पक्ष बल का कमजोर था, इस वजह से भी व्यक्ति को खुद का काम करना चाहिए, ये बात मैंने यहाँ पे कही। मंगल और शनि व्यक्ति में प्रोफेशनलिज्म देंगे। राहु और बुध यहाँ पे बहुत अंतर के साथ है, इस वजह से जड़त्व दोष का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्लियर है? बुध 1 डिग्री के हैं, इंटेलिजेंस पे काम करने की आवश्यकता है, मेमोराइज चीजों को करने के लिए आपको काम करना चाहिए, गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। आपकी कुंडली में राहु की दशा है, लाजवर्त धारण करना चाहिए 2032 के जनवरी तक। गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गणेश जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए, 21 दुर्वा प्रत्येक दिन भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। अपनी प्रतिमूर्ति में, अपनी छवि में, अपने आप में उसको बसा लेने की बात है, ये ज्यादा जरूरी है। ये बात यहां तक समझ में है। आपके पास भाग्य है, आपके पास कर्म है। अब आपके दाम्पत्य पे आते हैं। सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में पापक हैं, पर शुभग्रह होकर के अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं। किसी भी शुभग्रह का, जो वो जहां का अधिपति है, अपने भाव से 4 घर आगे जाना अच्छा माना जाता है। नैसर्गिक रूप से चंद्रमा शुभग्रह
होते हैं, पर इस कुंडली के लिए वो पापक हो रहे हैं। यानी कि चतुर्थेश पापक ग्रह शनि मंगल के साथ, और उस पे गुरु से केंद्र में होना, शुक्र से केंद्र में होना, सुंदर दाम्पत्य की निशानी, और एक ऐसे व्यक्ति से विवाह हो जातक का, जाति का, कि जो बिल्कुल ही सोबर नेचर का हो, जो बिल्कुल ही संतुष्टि देने वाला हो सकता है कि वो थोड़ा रेट्रो हो, या हो सकता है कि वो थोड़ी पुरानी चीजों में भरोसा ज्यादा करता हो सकता है उसे पुराने संगीत सुनने में अच्छे लगते हैं, ऐसी चीजें हो सकती है। वो सुंदर होगा और बड़ा अच्छा होगा। कर्क लग्न अगर वहां बने या कर्क राशि बने तो सप्तम भाव में शुभ संख्या, शुभ ग्रह और सम संख्या की राशि बनी है, जहां पे दो दो शुभ ग्रह के बैठने से और दोनों ही नक्षत्र जब देखेंगे तो पुष्य नक्षत्र के गुरु पुष्य योग का बनना, उच्च के गुरु पुष्य नक्षत्र में हो जाते हैं, और शुक्र जो बैठे हैं वो 28 डिग्री के साथ थोड़े कमजोरीपन के साथ आश्लेषा में बैठे हैं, जहां व्यक्ति के पति कई बार बार एक ही गलती करते रहते हैं, पर चूंकि वो इतने ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, इतने ज्यादा अनुभवी होते हैं, पर वो अनुभव वो इकट्ठा नहीं कर पाते, या कई बार वो घरेलू चीजों में उनका ध्यान थोड़ा कम सा होता है। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, वो चीजें आती हैं उनको, पर वो करना नहीं चाहते, या फिर कई बार वो अपना अनुभव सिर्फ अपने फिक्स जो है वो क्षेत्र में ही लगा देना चाहते हैं। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो इस भाव के ठीक आगे एक ग्रह बैठा है, और वो भी सूर्य, और वो भी मकर लग्न की कुंडली के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसका मतलब है कि जन्म कुंडली का 7वां भाव बलवान हो गया, दो दो शुभ ग्रह, और इस भाव के अधिपति भी लग्नेश के साथ, लग्नेश और सप्तमेश यानी कि शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ। यहाँ काफी अंतर है, इस वजह से विषदोष नहीं है, और मंगल की दृष्टि लग्न पे उच्च की, इस वजह से व्यक्तित्व को गंभीरता और बहुत ही उतावलेपन के साथ ऊर्जा से भरने वाले। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे शुक्र के ऊपर, और शनि की दृष्टि 10वीं सप्तम भाव पे गुरु के ऊपर। ये एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां व्यक्ति कई बार सरकार से जुड़ करके अगर कोशिश करे तो कुछ बार सफल हो सकता है, या फिर इसका एक अर्थ और भी निकलता है कि व्यक्ति किसी ऐसे संस्थान से जुड़ करके काम भी कर सकता है जो वस्तुतः इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्टली सरकार से संबंधित हो। यहां शनि का संबंध अगर गुरु से बनेगा तो एक चीज और भी बनेगी कि व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कामों को लेकर के सुव्यवस्थित तरीके से काम कर सकता है। वहीं जब जन्म कुंडली में शनि का संबंध शुक्र से बनेगा तो दाम्पत्य में, हालांकि या कई बार भौतिक सुख संसाधन में, वो आपके जीवन में इस तरीके से समा चुके होंगे कि उनसे निकलना बड़ा बुरा लगता है। मतलब कई बार व्यक्ति को शुक्र की दशा में लत लग जाती है आराम से जीने और रहने का। मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में व्यक्ति बहुत ही अंदर तक गोचर करता रहता है, गाड़ियों से ही निकलना, गाड़ियों से ही जाना, शरीर पे ध्यान देना, अपनी बॉडी को फिट रखना, भौतिकी आवश्यकताओं में उलझ करके, शुक्र की दशा की बात कर रहा हूँ, ये चीजें होती हैं। इसके अतिरिक्त आप जब समझें तो आपको कई बार ये बात पता चलेगी कि जहां व्यक्ति अनुभव से युक्त है, उसके पास अनुभव बहुत है, अपनी अवस्था से ज्यादा वो सीख चुका है और अपनी अवस्था से ऊंची बात भी करता है। उसके क्रिएशन, उसके थॉट, उसके विचार, उसके इमोशन बहुत ही बड़े और बुजुर्ग से मिलते जुलते हैं। वो कई बार अपनी अवस्था से ऊंची बात कर बैठता है और कई बार अपनी अवस्था से हम उम्र लोगों से बहुत ही आगे निकल जाता है। ये ग्रह ये सब इनको करवा सकते हैं। जहां छोटी उम्र में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वे में बात करता है और अपनी बात को बहुत ही लॉजिकली रखता है। ये सारी चीजें शनि की दृष्टि गुरु और शुक्र पे जाने से मिलेंगी, जहां व्यक्ति के अंदर एक और भी सर्वांगीण गुण होगा जो उसको सबको बांधने में मदद करेगा। जहां भी व्यक्ति जाता है पार्टी की जान बन जाता है, क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता होती है। मकर लग्न के लोगों के दुश्मन बड़े कम होते हैं, पर ये दुश्मन खुद के ही हो जाते हैं या इनकी जिंदगी खुद के लिए ही कई बार दुश्मन बन जाती है। ये कैसे? क्योंकि कई बार इसमें जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, या कई बार वो चाह करके भी जातक के जीवन को उस तरीके से लाभ नहीं दे पाते। हालांकि यहाँ पे वो देंगे क्योंकि केंद्र में बैठे हैं, और किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब केंद्र में ग्रह बैठे हों, खास करके गुरु, और बहुत सारे ग्रह जब केंद्र में बैठ जाते हैं तो ये अच्छी बात हो जाती है। विशेषतया तब जब आपकी कुंडली का लग्नेश बलवान हो रहा हो, विशेषतया तब जब आपकी कुंडली का भाग्य भाव मजबूत हो रहा हो, विशेषतया तब जब आपकी कुंडली का सप्तम भाव बलवान हो, जो कि आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। आपकी कुंडली में यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि आर्थिक तंत्र कभी भी कमजोर नहीं है,
और व्यक्ति कभी भी जीवन में दुख नहीं देखने वाला है। वो अगर कभी भी परेशान होगा तो हो सकता है कि वो खुद के ही कारण परेशान होता हो, उसके परेशानी के कारण में कोई दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं आता है, चाहे वो पति हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, कोई भी। क्योंकि पंचम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है सामाजिक स्तर पे। उसकी पहचान और उसकी परख बहुत ही आसानी से लोग कर बैठते हैं और वो अपनी दिव्य छटा से सबको प्रभावित कर बैठता है। पंचम भाव के अधिपति, जहां 2 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र होते हैं, लग्न को देख रहे हैं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, पंडित जी आप बताते तो हैं पर कई बार समझ में नहीं आती हैं चीजें। पर मैं समझता हूं कि हमें हमारे दिमाग को कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि वो कुछ भी समझ जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने तो ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझी है कि हम अपने दिमाग को कितना रिफ्रेश करते हैं, कितनी बार उसको जो है वो ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं तुम्हें ये समझना है। ये ज्योतिष के ज्ञान है, हमारे अपने हैं, ये किसी ऐसी जगह की विद्या नहीं है जो आपको, ये कोई अमेरिकन विद्या थोड़ी है, अमेरिकन साइंस नहीं है जिसको समझने में बड़ी कठिनाई नहीं। ये बिल्कुल आम भाषा में है। यहाँ तो लिखा है 10 नंबर लिखा है, 11 लिखा है, ये 2 12 1 2 3 4 ऐसे तो लिखी है। और चीजें म से मंगल, स से शनि, च से चंद्रमा, गो से गुरु, शु से शुक्र, रा से राहु, भू से बुध और सु से सूर्य, हो गया ल से लग्न और के से केतु। इससे अब सरल क्या होता है? हिंदी भी पढ़ने नहीं आएगी तो कौन सी भाषा समझेंगे आप? ये बात है। पंचम भाव के अधिपति जब लग्न पे देखेंगे और पंचम के कारक गुरु के साथ बैठेंगे तो निस्संदेह संतान, निस्संदेह समाज में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, प्रभाव और वो रिकॉग्निशन जो मिलनी चाहिए वो मिल जाती है। यहां आपको एक बात और भी देखने को मिल जाएगी कि जब पंचम भाव के अधिपति लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति में अद्भुत कलात्मक शक्तियों का विकास हो जाता है। जहां व्यक्ति क्रिएटिविटी से भरा होता है और सौंदर्य का साधन एकत्रित करने वाला होता है, वो अपनी सुंदरता पे काम करता है। गुरु के साथ बैठने से उसमें जो उसकी महत्ता होती है वो कई बार, जहां व्यक्ति कुछ नहीं भी कर रहा होता है फिर भी उसके साथ वो चीजें जुड़ जाती हैं। मतलब पॉजिटिवली इसको ले सकते हैं आप कि कई बार आपको कोई चीज नहीं मिलने वाली थी पर अंततः वो आकर के आपके साथ सट जाती है, मिल जाती है। मतलब इसे मैं एक अच्छी बात कह सकता हूं कि कहीं व्यक्ति ने 2 रुपए भर के काम किए हैं पर उसको मिले 20 रुपए हैं। कई बार वो उसने कभी ये समझे भी नहीं हो कि मुझे ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर उसे मिल जाते हैं क्योंकि भाग्य का बल है और पंचम का बल है और ये दोनों ही भाव मजबूत हैं। तो भाव कितने मजबूत हुए, अगर इस दृष्टिकोण पे चर्चा करते हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे तो लग्न मजबूत होगा, लग्नेश मजबूत होंगे, दशम भाव मजबूत होगा, भाग्य भाव मजबूत होगा, सप्तम भाव मजबूत होगा और अष्टम भाव मजबूत होगा, लाभ भाव भी मजबूत होगा। क्लियर है? अब मैं आपको इनकी कुंडली में गुरु और शुक्र के बारे में कुछ और भी चीजें बताता हूं। यहाँ गुरु और शुक्र जब एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति के पति को अनुभवी बनाएंगे, स्वयं व्यक्ति भी अनुभवी होता है, दाम्पत्य का चक्का कभी भी जैम नहीं होता और बिल्कुल ही स्मूथनेस के साथ दाम्पत्य बीत जाता है। यहाँ व्यक्ति कभी भी संतान से कष्ट नहीं भोगता। राहु की दृष्टि पंचम भाव पे है। जब आप राहु जहां देखें, राहु जहां जन्म कुंडली में यहाँ पे 5-6 नंबर लिखा है, यहाँ के 5वीं दृष्टि मित्र की राशि, राहु की दृष्टि यहाँ पे तटस्थ राशि जो व्यक्ति को सामान्यतः मेहनत और आराम तलबी भी बनाए। राहु की दृष्टि यहाँ पे उच्च की पड़ेगी और यहाँ के अधिपति शुक्र लग्न को यहाँ के कारक ग्रह के साथ देख रहा है। इस कारण से व्यक्ति के पास, और इस जो पंचम के अधिपति हैं शुक्र, वो मंगल से केंद्र में हैं और शनि से देखे जा रहे हैं, यानी कि शनि की दृष्टि पंचमेश पे, शुक्र पे, राहु की दृष्टि पंचम भाव पे और पंचमेश पंचम के कारक गुरु के साथ बैठे। इसका मतलब है कि पंचम भाव का फल हमें मिलेगा जरूर, थोड़े बहुत विलंब के साथ, क्योंकि लग्नेश उच्च के हैं और गुरु का प्रभाव इस कुंडली में थोड़ा कम होता है। तो गुरु देर से ही सही पर व्यक्ति को वो चीज सारी दे देने में सक्षम है। क्लियर है? 12वें भाव के अधिपति का सप्तम में आना और 5वें भाव के अधिपति के साथ बैठना, ये मैंने क्या कह दिया अब आप लोग कुछ लोग समझ रहे होंगे। जैसे 12वें भाव के अधिपति गुरु, पंचम भाव के अधिपति शुक्र के साथ और तीसरे भाव के अधिपति एफर्ट भाव के अधिपति पंचम भाव रिकॉग्निशन के साथ एक साथ बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। मतलब क्या है कि व्यक्ति रिकॉग्नाइज समाज में होगा, उसको वो क्षमता मिलेगी, उसका प्रभाव बढ़ेगा, रहेगा भी, पर उसके हो सकते हैं कि कई बार उसके चार्ज उसको देने पड़े। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी भी गुरु की दशा आएगी तो संभव है कि व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़े, संभव है कि उसको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए, संभव है कि वो अपने व्यापार पे ध्यान ज्यादा दे या ज्यादा देनी पड़े,
संभव है कि वो अपनी ऊर्जा का सही तरीके से नियमन जब ना करता हो तो उस समय, या फिर जब कभी भी आलस्य से युक्त होता हो इसके पिछले वाली दशा में, राहु की दशा में, तो कई बार आपको जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये गुरु की दशा में, जैसे राहु के बाद गुरु में, आप मेहनत करेंगे और करनी ही पड़ेगी। और उस समय आप अनुभवी भी होंगे, क्योंकि डिग्री के हिसाब से ये 15 डिग्री के हैं, युवा अवस्था के हैं, आपको बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। ये गुरु की दशा में व्यक्ति विदेश जाए, गुरु की दशा में व्यक्ति अनुभव इकट्ठा करे, गुरु की दशा में व्यक्ति यात्रा करे, गुरु की दशा में व्यक्ति अपने लेवल को और भी बड़े स्तर पर ले जाकर के स्थापित हो जाता है और यश प्राप्त करता है। विदेशों से जुड़ करके, विदेशी कंपनी से जुड़ करके, ये सारी जो दशा है गुरु वाली, ये ऐसे आपके करियर को एक नया ओरिएंटेशन देगी और करियर को एक नया जो है वो एस्पेक्ट देगी, एक दरवाजा नया खोलेगी। आप उसको नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। वो आपके सामने नए जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देगी जिसपे आपको चलने में आसानी होगी। पर उस दौरान आपको अनुभव भी इकट्ठे होंगे और उस दौरान आप काम भी अच्छा करेंगे। क्लियर है? अब मैं आपको इनकी कुंडली में, ये तो आपको पता चल गया, जैसे मैं अभी यही सोच रहा था कि इस व्यक्ति जिसकी कुंडली है उसको ये बात तो पता है कि उसका व्यक्तित्व और उसका स्वास्थ्य, उसके संबंध, उसका सोशल स्टेटस, उसको मेंटेन करने की शक्ति, उसके जीवन की आयु, उसका लाभ, उसका धन, उसके संबंध, उसका समाज, उसका यश, कीर्ति, उसका व्यय, उसका सब कुछ, एवरीथिंग, आप जो भी आप यहां से विचार कर सकते हैं, सारी चीजें ठीक है। मतलब अगर वो मजबूत नहीं होता तो निसंदेह किसी धनाढ्य पिता का पुत्र या पुत्री नहीं होता, है कि नहीं बात? मैं अब यहां पे आपको एक अच्छी बात बताता हूं। गुरु की दृष्टि, उच्च के हैं ये गुरु, बहुत अच्छी बात होती है। गुरु की दृष्टि लाभ पे, लाभेश दशम में, और दशम में बैठ करके लग्नेश के साथ तो योग बनाया ही बड़ा अच्छा वाला। तो गुरु की दृष्टि लाभ पे, और उस भाव से केंद्र में एक स्वग्रही ग्रह सूर्य बैठे हैं। तो दशम भाव के अधिपति को जब आप देखें तो वहां पे कौन बैठा है? शनि उच्च के, और वहां के अधिपति अपने भाव से केंद्र में, और शुक्र और चंद्रमा का यहां परिवर्तन हुआ है। ये शुक्र और चंद्रमा का परिवर्तन और लाभ भाव पे गुरु की दृष्टि और लाभ भाव से केंद्र में सूर्य का बैठना स्वग्रही होकर के व्यक्ति के जीवन में अथाह धन का मालिक बना सकता है, और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि लाभ भाव पे गुरु की मित्रवत दृष्टि पड़ेगी, जहां के अधिपति लग्नेश के साथ संबंध बना करके बहुत ही श्रेष्ठ योग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं पे गुरु की 7वीं दृष्टि जो है वो नीच की पड़ेगी, जिसके कारण ये व्यक्ति को गुरु की दशा में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं 9वीं दृष्टि अपनी राशि को पड़ेगी, तो व्यक्ति को यात्राओं में और यात्राओं से अनुभव और यात्राओं से लाभ प्राप्त होती है। गुरु की दशा में व्यक्ति विदेश जाए, विदेश से संबंध बनाए, संतान का सुख भोगे, द्वितीय संतति प्राप्त हो, और बड़े ही सुंदर विचारों का, व्यक्तित्वों का व्यक्ति धनी होता है। जब अष्टम भाव में सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे तो वहां पे व्यक्ति को अब बहुत ही गंभीरता से उसके प्रत्येक अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का एनालिटिकल जो है वो इंस्पेक्शन करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली में एक ये दुर्योग लगेगा कि आप जो भी पाप कर्म करेंगे उसका फल आपको तत्काल और तात्क्षणिक मिल जाता है। स्वास्थ्य में वो कई बार आपको अपग्रेड रहने के लिए मजबूर करेंगे, पेट से संबंधित समस्याओं को देने वाले बन सकते हैं, और कई बार पीत जनित समस्या बन सकती है। हालांकि कई बार उससे वो उबारने का काम भी करेंगे, पर ये देने वाले भी बनेंगे। अष्टम के सूर्य हैं, हाथ में आई हुई चीज को भी कई बार छल छला करके छीन लेते हैं। पिता के साथ संबंधों में पिता के स्वास्थ्य और पिता को अपने स्वास्थ्य पे रेगुलर बेसिस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ अगर बात करूं तो व्यक्ति के जीवन में माता का प्रभाव बहुत गहरा होता है। पिता से संबंध कई बार बहुत नजदीकी होते हैं, पर कई बार वो सामने से बोलना नहीं हो पाता है। हालांकि व्यक्ति के पिता बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्ट्रेंथ वाले हैं, उनको छूना आम व्यक्ति के बस के बाहर की बात है। सूर्य का अष्टम भाव में स्वग्रही होना, पिता का कारक अगर मजबूत है तो पिता को कई क्षेत्र का ज्ञान होता है, पिता के पास एक जबरदस्त और बड़ी उम्र का अनुभव होता है, और पिता बहुत ही मजबूती से अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए मजबूती से खड़े होते हैं। यह सूर्य जब अष्टम भाव में मजबूत होगा तो व्यक्ति स्वयं भी
कई गूढ़ रहस्यमयी चीजों को चिंतित करके और उस पे चिन्हित करके, उस पे चिंतन करके उसमें से कुछ मलाई निकाल लेता है। जहां व्यक्ति के पास रिसर्च, जहां व्यक्ति के पास पेपर वर्क, जहां व्यक्ति के पास एनालिटिकल थॉट थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ होता है। आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके पास गूढ़ से गूढ़ चीजों को समझने की शक्ति है, क्षमता है, उसका विस्तार करना चाहिए। राहु और केतु आपकी कुंडली में सामान्यतया मैं जहां तक देख रहा हूं तो कमजोर नहीं है। वो अपने ही राशि या मूल त्रिकोण राशि या फिर उसी भाव के अधिपति के साथ अगर बैठे हों, केंद्र से संबंध बनाते हो, यहां राहु ज्यादा अच्छे होंगे केतु के मुकाबले। कई बार व्यक्ति के स्वास्थ्य को मैं परेशान देख रहा हूं, नेत्रों की समस्याएं कई बार व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। इनकी कुंडली इस मामले में ज्यादा अच्छी बन रही है। सामान्यतः आप जब कुंडलियां देखते हैं तो कुछ ग्रह वक्री होते हैं, कुछ ग्रह अस्त होते हैं, कुछ ग्रह इधर उधर छटके होते हैं, पर इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि ये भाव अच्छा बना, ये भाव अच्छा बना, ये भाव अच्छा बना, ये भाव अच्छा बना। तो 1 2 3 4 ही घर में सारे ग्रह तो केदार योग, तो व्यक्ति बुद्धिमान, चपल चंचल चालान और यशस्विता का गुण धारण करने वाला होता है। आज मैं इस कुंडली को यहीं खत्म करूंगा। अब दृष्टि की बात करूंगा। मंगल की दृष्टि लाभदायक व्यक्तित्व के लिए, मंगल की दृष्टि सुख, सौख्य, धन, धान्य, माता पिता, पुत्र, दाम्पत्य, पति, इन सब का सुख। और मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए कई बार व्यक्ति जिसको चाहता है वो उसको नहीं मिल पाता, या कई बार उसके लिए मशक्कत थोड़ी करनी पड़ती है, या कई बार व्यक्ति को मंगल की दशा में थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिलती है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे विदेश के लिए सामान्य लाभ देगी शनि की दशा में। शनि की 7वीं दृष्टि थोड़े कमजोर, माता के स्वास्थ्य के लिए, माता के व्यक्तित्व के लिए, माता के साथ संबंधों के साथ। और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ के लिए सामान्य, मतलब शनि की दृष्टि कहीं भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं जा रही है। इस कारण से लग्नेश होने के बावजूद भी बैठ करके वो अच्छे परिणाम तो दे रहे हैं पर देख अच्छे नहीं रहे हैं। इस कारण से हमें शनि की दशा को भी बहुत ही सावधानी पूर्वक बिताना होगा, जो कि गुरु के बाद आएगी। उस समय के लिए आपको बजरंग बली की आराधना, मंदिर का दर्शन, लाजवर्त का धारण करना, ये तो अभी भी रहे। गुरु के बाद शनि जब आएंगे उस समय भी आपको लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए। वैसे लग्नेश हैं, अप्रसन्न नहीं है, और मैं समझता हूं कि वो ठीक हैं तो ठीक ही हैं। दृष्टि उनकी हर जगह कमजोर जा रही है, इस वजह से थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी, जैसे यात्रा में, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट में, अपने दाम्पत्य को और अपने छोटे बेटे के स्वास्थ्य के साथ। क्लियर है? अब क्या बताऊं, बाकी की चीजें मैं कल बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।